वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला भाग है, पहला पार्ट है, जो कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमें आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक जानना होगा। ये सारा आज हम लोग देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान है या संशोधन है उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो ये क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ है, तो 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगला ये सब्जेक्ट पॉलिटी का चल रहा है। प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं, आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ में आप इन क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं, अदर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बिना देर किए आप UP PCS RO जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन आसानी से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से आपको ऐप डाउनलोड करना है SCS का, और ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करके आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सिलेक्शन के लिए एक बेटर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो आपको SCS प्रोवाइड कराता है, जिसमें आप देखेंगे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो किया गया है। स्टडी मटेरियल में आपको PDF नोट्स दिए गए हैं, इसके साथ वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, डेली प्रैक्टिस भी कराई जाती है, और ये लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को देखते हुए ही कोर्स डिज़ाइन किया गया है। सिलेक्शन के लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। कोर्स से रिलेटेड जो जानकारी है वो मैं दे सकती हूँ। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख सकते हैं, उस पर कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत के बारे में, या एक राज्य है, संघ है, क्या है, इसी के बारे में जानते हैं। तो राज्य जो भारत है ये राज्यों का एक संघ है, प्रभुसत्ता संपन्न है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, और यहाँ पर संसदीय प्रणाली की सरकार है, और राष्ट्रपति इस संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यों में जो सरकार की प्रणाली है जैसे कि केंद्र में है, ठीक उसी प्रकार की राज्यों में भी है, तो मेल खाती है। देश में अभी तक 28 राज्य और 8 केंद्र शासित या संघ राज्य क्षेत्र हैं। अब संघ राज्य क्षेत्रों को जो प्रशासन यहाँ पर किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रशासक, इसके माध्यम से प्रशासित किया जाता है। भारत के बड़े से लेकर के छोटे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसांख्यिकी, इतिहास और संस्कृति, वेशभूषा, त्योहार, भाषा आदि विचित्र है। अब देखिए, भारत में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, और यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग जनसंख्या है, इतिहास है, संस्कृति है, वेशभूषा है। इसके बावजूद भी भारत कैसे राज्यों का समूह बन पाया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये इतिहास में भी हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ। अभी हम लोग अनुच्छेद 1 की बात करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक हम लोग इसी पार्ट 1 में डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया वो जान लीजिए। इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब यहाँ पर राज्यों का संघ यूज किया गया, ना कि राज्यों के समूह का, इसलिए क्योंकि यहाँ के जो संघ में शामिल राज्य हैं वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते, विभाजित नहीं हो सकते। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। एक तो देश का नाम, ठीक है, इंडिया भारत दोनों दिया गया है। दूसरी, राज पद्धति का प्रकार कैसा है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर के किसी तरह का कोई मतैक्य था ही नहीं। कुछ सदस्यों ने सलाह दी कि इसके परंपरागत नाम को भारत को रहने दिया जाए, और जबकि कुछ ने कहा कि आधुनिक नाम इंडिया होना चाहिए। इस तरह संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार कर लिया, इंडिया जो कि भारत है। दूसरा पॉइंट ये है कि देश को संघ बताया गया। क्यों बताया गया? यद्यपि संविधान का जो ढांचा है संघीय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार बीच में कोई समझौते का परिणाम नहीं है, जैसे कि अमेरिका संघ में 2 राज्यों को संघ से विभक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता, और पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों के प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। तो यहाँ पर राज्यों को ऐसी कोई सुविधा नहीं दी गई कि अपनी इच्छा अनुसार ये अलग हो सकें। तो भारत इसीलिए एक संघ है क्योंकि अपनी इच्छा से अलग नहीं हो सकते। सभी राज्य यहाँ पर जुड़े हुए हैं और प्रशासनिक सुविधा के लिए सिर्फ इन्हें बांटा गया, बाकी ये पूरा एक भारत ही है जो कि एक संघ के रूप में है। अनुच्छेद 1 या फिर आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग जो भारतीय क्षेत्र है इनको 3 भागों में बांटा गया है। अभी 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं? पहला तो राज्यों के क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, तीसरा ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों 2 श्रेणियां थीं। ब्रिटिश प्रांत जो कि ब्रिटिश सरकार के शासन के अधीन थी, और देसी रियासतें थीं राजा के शासन के अधीन लेकिन ब्रिटिश राजशाही से संबद्ध रखती थीं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत 2 स्वतंत्र और पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत और पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। संविधान निर्माण जब हम लोग पढ़ रहे थे इस बात को बेहतर ढंग से डिस्कस भी किया था। और देसी रियासतों के पास 3 विकल्प भी थे, या तो वो भारत में शामिल हो जाएं,
पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर वो स्वतंत्र रह जाएं। 562 देशी रियासतें ये भारत की भौगोलिक सीमा में थीं। इसमें से 559 भारत में आसानी से शामिल हो गईं और बची हुई 3 जो रियासतें थीं इसमें हैदराबाद थी, जूनागढ़ था, कश्मीर था। इन्होंने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया। यद्यपि कुछ समय बाद इन्हें भी भारत में मिला लिया गया था। कैसे मिलाया गया? हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया था। आपसे कई बार इससे प्रश्न भी पूछा जाता है और ध्यान रखिएगा। संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में विभक्त किया गया था। अब ये सारे भाग देख लीजिए कौन कौन से हैं। अब इन 4 भागों में जो पहला भाग था भाग का, इसमें वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। भाग खा में क्या था? इसमें 9 राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन के जो राज्य थे वो क्षेत्र आते थे। भाग गा में आप देखेंगे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग घा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। तो कुल 4 भागों में विभाजित किया गया था। अब आर्टिकल 2 समझेंगे। आर्टिकल 1 समझ चुके हैं। आर्टिकल 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी। इस तरह अनुच्छेद 2 के तहत आप देखेंगे संसद को 2 शक्तियां मिल गईं। एक तो नए राज्य का भारत के संघ में शामिल करने का और दूसरा नए राज्यों को गठन करने की शक्ति भी संसद के पास। तो संसद से रिलेटेड कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि नए राज्यों की स्थापना इसकी शक्ति किसके पास होती है? उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद कई चीज़ें दे दी जाएंगी। तो आपको याद रखना है ये केवल शक्ति संसद के पास है। अब यहाँ पर पहली शक्ति उन राज्यों के प्रवेश को लेकर के जो पहले से अस्तित्व में है, जबकि दूसरी शक्ति नए राज्यों जो अस्तित्व में नहीं है उनके गठन को लेकर के है। तो अनुच्छेद 2 के अनुसार उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं इनके प्रवेश और गठन से संबंधित है, इसको समझना होगा। तो देखिए आर्टिकल 2 के तहत संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना कर सकेगी और ये प्रावधान उन राज्यों के संबंध में है जो वर्तमान में संघ के भाग नहीं हैं। अब इससे रिलेटेड एक संशोधन याद कर लीजिए, वो मैं समझाना चाहूँगी कि सिक्किम को कैसे मिलाया गया भारत में। तो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। इसके द्वारा संविधान में आर्टिकल 2A के माध्यम से सिक्किम को संयुक्त राज्य पहले बनाया गया और बाद में 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1975 में। इसके द्वारा इस प्रावधान को समाप्त किया गया और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में शामिल हो गया था। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब आर्टिकल 3 में आते हैं। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 3 में भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। तो आर्टिकल 2 में क्या, ये देख लीजिए, उन राज्यों जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं उनके प्रवेश और गठन से संबंधित। लेकिन जो आर्टिकल 3 है इसके तहत जो राज्यों का जो वर्तमान राज्य हैं उसमें परिवर्तन करना संभव हो पाएगा। आर्टिकल 3 संसद को अधिकृत करता है किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या फिर राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी या फिर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी या फिर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। अब देखो अनुच्छेद 3 क्या क्या अधिकार देता है संसद को, वो हम लोग देखेंगे कि राज्य जो पहले से ही विद्यमान है भारत संघ में उनके निर्माण में या कोई बदलाव होता है वो किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा। इसके तहत किसी राज्य को उसके राज्य क्षेत्र से अलग कर दिया जाए या फिर 2 या अधिक राज्यों के भागों को काट करके अलग किसी राज्य के भाग के साथ मिला दिया जाए और नए राज्य का निर्माण कर दिया जाए। सेकंड, इसके पास दूसरा एक और अधिकार है कि किसी के राज्य क्षेत्र को बढ़ा दिया या किसी राज्य का क्षेत्र घटा दिया, दोनों हैं इसके पास शक्तियाँ। तीसरी शक्ति ये भी है किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है या फिर राज्य के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। और आर्टिकल 3 ये संसद को अधिकार देता है। ये सारे अधिकार किसके पास हैं? संसद के पास है। अब आर्टिकल 4 देखते हैं। इसके तहत क्या है? संविधान अर्थात अनुच्छेद 4 में यह स्वयं घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत दिया गया था, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नामों में जो परिवर्तन है आर्टिकल 3 के तहत, इनको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए से पारित किया जाता है। अब आप देख लीजिए सारे आर्टिकल एक बार फिर से। सबसे पहला आर्टिकल क्या था? इसके तहत भारत या फिर इंडिया राज्यों का संघ होगा, साथ में ही भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। पहला तो राज्यों के भू क्षेत्र, दूसरा संघ शासित क्षेत्रों के भू क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र।
ठीक है, पहली अनुसूची में राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया, इनके नामों का उल्लेख है। फिर आर्टिकल 2 क्या कहता है, ये नए राज्यों के प्रवेश या फिर स्थापना से रिलेटेड है। तो अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी, और यह प्रावधान सिर्फ उन राज्यों के संबंध में है जो वर्तमान में संघ के भाग नहीं है। ठीक है, इतना हो गया। थर्ड आर्टिकल क्या कहता है, इसके तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या फिर सीमाओं के नामों में परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें जो शक्ति है वो संसद को दी गई है। क्या क्या शक्तियां हैं संसद के पास, क्या क्या अधिकार हैं, तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर दिया गया, अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण हो सकेगा। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी संसद, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकेगी, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, और किसी राज्य का नाम भी बदल सकेगी। ये सारे अधिकार संसद के पास हैं आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 4 में क्या दिया गया है, इसके तहत नए राज्यों का प्रवेश या गठन या फिर नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र या नामों में जो परिवर्तन है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत, इसको संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। या 368 के तहत संशोधन तो नहीं माना जाएगा, हालांकि संसद में ऐसा विधेयक प्रस्तुत करने के पहले निम्नलिखित प्रक्रियाओं का भी पालन करना होता है। जैसे कि ऐसी प्रक्रिया पर या तो ऐसे विधेयक पर राष्ट्रपति की सबसे पहले सहमति लेनी पड़ती है, और राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को जो संबंधित राज्य विधानमंडल है उसके पास निर्धारित समय सीमा के लिए विचार के लिए भेजते हैं। अब ये कोई बाध्य नहीं है राष्ट्रपति के पास कि जो उन्होंने विचार के लिए भेजा है तो विचार आने के बाद ये बाध्य नहीं होते हैं, लेकिन एक बार विचार के लिए भेजते जरूर हैं। पर यह सिर्फ राज्यों के साथ होता है, जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनके लिए प्रक्रिया शामिल नहीं होती है। इस प्रकार राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद भी संसद साधारण बहुमत से ऐसे विधेयक को पारित कर सकती है, और आर्टिकल 4 के तहत संसद द्वारा ऐसे विधेयक को पारित करने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं मानी जाती। तो आज हम लोगों ने भाग 1 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस किया। अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कल वाली और क्लास होगी जिसमें बाकी के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी मैं क्लियर कर दूंगी। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कहीं भी डाउट लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी तथ्य नहीं समझ आया तो आप बता दीजिएगा, उसको मैं क्या करूँगी दोबारा समझा दूँगी। बाकी की कल क्लास में देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। हाँ, ये मैंने सामान्य सी जानकारी के साथ पढ़ाया, इसका आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं, अदर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और एक साथ आप सारी क्लासेस देखना चाहते हैं, इसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। और पेड कोर्स की जानकारी आप कॉल या मैसेज करके ले सकते हैं। नंबर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करते ही 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।